अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं खुर्रम शहजाद और आप YouTube के एक चैनल अदबी वरक पर हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस चैनल को सराहा, अपने वक्त की बहुत सी कुर्बानी दी। सो इसीलिए मैंने भी अपने वादे को वफा करने का फ़ैसला किया है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था, हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तसरन राय दी जाएगी, ताकि अगर किसी को कहीं इंटरव्यू में इन सवालात के हवाले से, इन मौज़ूआत के हवाले से बात करनी हो या एक सादा सी तफ़हीम कायम करनी हो तो वो सहूलत से अपनी बात कर सकें। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी आज की वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम जदीदियत क्या है के मौजू पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ़ हवालों से एक वसी मौजू को समेटा जा सके, मुख्तसर मगर जामे अंदाज से उसके हवाले से तफ़हीम पेश की जाए। सो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर इस किस्म की वीडियोस में आपकी दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आइंदा भी आपको इस किस्म की वीडियोस मौसूल होती रहें। वक्त ज़ाया किए बगैर हम आज की इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस हवाले से सबसे पहली गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि उर्दू में लफ्ज़ जदीदियत राइज है, जबकि हमें याद रखना चाहिए कि अंग्रेज़ी ज़बान में मॉडर्निटी और मॉडर्निज़्म जैसी दो मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात नज़र आती हैं। मग़रबी इल्म में, मग़रबी फ़लसफ़ियाना रिवायत में ये दोनों इस्तिलाहात एक दूसरे से मुंसलिक ज़रूर हैं, अलबत्ता इनके दरमियान फ़र्क भी है। सो उस फ़र्क को सामने रखने की ज़रूरत है। मॉडर्निटी एक वसी डिस्कोर्स है कि जिसके ज़िमनी हिस्से के तौर पर हम मॉडर्निज़्म को निशान ज़द कर सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ख्वाह मॉडर्निटी हो या मॉडर्निज़्म हो, दोनों में लफ्ज़ मुश्तरक जो है वो मॉडर्न है। मॉडर्न लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी लम्हाए मौजूद के हैं। आप जानते होंगे कि किसी लफ्ज़ के लुग़वी मानी अमूमन महदूद हो सकते हैं, लेकिन इस्तिलाही मानी महदूद नहीं हुआ करते। इस पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे कि ये कौन सा लम्हा मौजूद है कि जो अपने इस्तिलाही मानों में एक आफाकी सतह पर एक वसी मानों में ढल जाता है। तो जब हम हीगल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे तब इस बारे में तफसील से बात होगी। बहरहाल हम अपने असल मौजू की तरफ वापस आते हैं जो कि जदीदियत है, और मैंने अर्ज़ किया कि मॉडर्निटी और मॉडर्निज़्म दोनों ही को हम उर्दू ज़बान में जदीदियत के उन्वान से याद करते हैं। सो ज़रूरत इस अमर की है कि पहले मॉडर्निटी को समझ लिया जाए, फिर हम मॉडर्निज़्म की तरफ आएंगे। यहाँ समाजी उलूम की रिवायत और फ़लसफ़ियाना रिवायत में समझने की ज़रूरत है कि मॉडर्निटी से आखिर मुराद क्या है। सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो एनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट मॉडर्निटी कहलाता है। मग़रबी इल्म की रिवायत में अहयाए उलूम की तहरीक को, जिसे रेनेसां कहा जाता है, ख़ास अहमियत दी जाती है, क्योंकि इसी तहरीक के दौरान इंसान और कायनात के दरमियान नए सिरे से मुताले का आगाज़ हुआ। देखिए, यूं तो इंसान और कायनात हमेशा से इल्म का मौजू रहे हैं, यानी इल्म की डेफिनेशन, इल्म की अगर सादा लफ्ज़ों में तारीफ़ की जाए तो वो बनती ही कुछ यूं है कि मौजू का मारूज़ से रिश्ता
دریافت کرنا، یعنی انسان اپنے آس پاس کے حوالے سے کیا تفہیم رکھتا ہے، یہی سوال علم کا بنیادی سوال ہے۔ ہم نے سادگی کو مد نظر رکھتے ہوئے علم کی اس تعریف سے استفادہ کیا ہے۔ تو اس تعریف کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ انسان اور کائنات تو ہمیشہ ہی فلسفے یا علم کا موضوع رہے ہیں، لیکن احیاء علوم سے قبل اس رشتے میں کسی نہ کسی طور پر خدا بھی موضوع بنتا تھا، یعنی علم کا جو موضوع تھا وہ انسان، کائنات اور خدا کے درمیان رشتے کو سمجھنے کی کوشش تھی۔ تو احیاء علوم کی تحریک میں انلائٹنمنٹ کے جس پروجیکٹ کا آغاز ہوا، اس میں خالصتاً انسان کے اس تجربے کی بات کی گئی جسے طبیعیاتی کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک مشہور فلسفی گزرے ہیں، رینی ڈیکارٹ۔ ان کا ایک مشہور جملہ ہے "I think therefore I am"، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ یعنی یہاں انسان کے ہونے کو ایک سوچ سے مشروط قرار دیا گیا ہے۔ انسان کا وجود تشکیک سے، اسکیپٹسزم سے مشروط ہے۔ اسی کو کارتیزین ڈاؤٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے حوالے سے جو بھی تیقنات، جو بھی ایقانات پہلے موضوع بنتے آئے ہیں، رینے ڈیکارٹ نے انہیں چیلنج کرنے کی کوشش کی، اور وہ پورا ایک فلسفیانہ بصیرت کا حامل ایک نظام دیتا ہے جس کے تحت انسانی وجود اپنے ہونے کا اس بات کرتا ہے۔ تو اب تک کی گفتگو سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ رینے ڈیکارٹ کی مدد سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے انسانی وجود کے مابعد الطبیعیاتی حوالے کو حذف کر دیا اور انسان کے ہونے کو اس کی سوچ سے مشروط قرار دیا۔ تو اسی طرح جان لاک، اسی طرح ڈیوڈ ہیوم اور برکلے جیسے فلسفی سامنے آتے ہیں جنہوں نے انسان اور کائنات کے رشتے کو از سر نو دریافت کرنے کی کوشش کی۔ یہ رشتے خالصتاً عقلی اور تجربی بنیادوں پر قائم ہوئے۔ یہاں اپنی بات کو آگے بڑھانے کی غرض سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان فلسفیوں کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ وحی اور الہام غیر اہم ہو گئے۔ ان مابعد الطبیعیاتی حوالوں کے بجائے عقل اور تجربے کو بنیادی اہمیت ملی۔ مغربی فلسفے کی روایت میں یہ ایک غیر معمولی جست تھی، اور اسی کی وجہ سے ایک کے بعد ایک فلسفی ایسا آیا کہ جس نے ایپسٹیمولوجی کو، یعنی ضابطۂ علم کو مابعد الطبیعیات سے ہر ممکن حد تک علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ماڈرنٹی کی وجہ سے احیاء علوم کی تحریک کے دوران ایسا نہیں تھا کہ مذہب کو مکمل طور پر خیر آباد کہہ دیا گیا ہو، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کے بجائے ذاتی تجربے کو بنیادی اہمیت ملی، اور خدا کا ہونا یا نہ ہونا یہ سوال ہمیں فلسفے سے علیحدہ ایک خود مختار حیثیت میں نظر آتا ہے۔ ویسے تو لائبنیز جیسے، اسپائنوزا جیسے مختلف فلسفی آتے رہے کہ جو مغربی فلسفے میں خدا کے وجود کو کسی نہ کسی طرح سے موضوع بناتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو تاثر ہے اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالصتاً ذاتی ایک معاملہ سمجھا گیا۔ ماڈرنٹی کے حوالے سے اب تک جو گفتگو ہو چکی، اسے سمجھنے کے لیے
हमें हेगेलियन डायलेक्टिक्स पर गौर करने की ज़रूरत है। हीगल एक जर्मन फ़लसफ़ी था और उसने रूह आलम की बात की, जिसे वर्ल्ड्स गाइस्ट कहा गया। उसके मुताबिक तमाम तर फ़लसफ़ी अपनी अपनी फ़िक्र के ज़रिए से रूह आलम में या दानिश आलम में इजाफ़ा करते हैं। उसने अपने इस तसव्वुर को वाज़े करने के लिए एक जर्मन इस्तिलाह वज़े की थी, अफ़हेबंग। मॉडर्निटी के तसव्वुर को समझने के लिए हीगल की इस इस्तिलाह पर ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अफ़हेबंग पर गौर करने के लिए या इसे समझने के लिए हमें एक मिसाल पर गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, डेविड ह्यूम या जॉन लॉक तजर्बे की बात करता था, यानी इंसानी तजर्बा वहाँ ख़ास अहमियत का हामिल था। फिर उसके बाद हमें रेने डेकार्ट नज़र आता है कि जो अक्ल को मरकज़ियत बनाता है। इन दोनों फ़िक्री ज़ाब्तों को समझने के बाद जब हम कांट के फ़लसफ़े पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि उसने पहले वाले दोनों ही फ़िक्री ज़ाब्तों से इस्तिफ़ादा करने के बाद एक नई फ़िक्र को वज़े किया था। यही तश्कील नौ एक अफ़हेबंग कहलाती है। यानी हेगेलियन डायलेक्टिक्स में एक जदलियाती अमल है कि जो मुसलसल जारी रहता है। अब तक हम जो गुफ्तगू कर चुके हैं उसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि मॉडर्निटी दरअसल अफ़हेबंग है। यानी ये एक ऐसा लम्हा मौजूद है जिसमें गुज़रे हुए वक्त से, मतलब फ़लसफ़ियों से, ज़ाब्ता हाय फ़िक्र से इस्तिफ़ादा है, हाल से उस इस्तिफ़ादे का इम्तज़ाज है और मुस्तक़बिल में फ़िक्र नौ का इम्कान भी है। इसी नुक्ते की बुनियाद पर जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाला एक नया फ़लसफ़ी हैबरमास इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी की बात करता है। यानी वो माबाद जदीदियत पर तनकीद करता है इस वजह से कि अभी तो मॉडर्निटी का प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि हम कह सकें कि पोस्ट मॉडर्न एज शुरू हो गया। खैर, माबाद जदीदियत क्या है, पोस्ट मॉडर्निज़्म क्या है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वक्ती तौर पर हम हैबरमास की बात को भुला देते हैं और गौर करते हैं कि मॉडर्निटी जिसका आगाज़ अहयाए उलूम की तहरीक से हुआ, उसकी सबसे बड़ी अता क्या है, यानी वो क्या शय है जिसने इंसानी ज़िंदगी को बेहद मुतासिर किया। देखिए, इल्म के रास्ते पर साइंस एक ऐसा ज़ाब्ता है कि जिसने इंसानी ज़िंदगी को बेहद मुतासिर किया। साइंस की वजह से इंसानी ज़िंदगी में जहाँ मुख्तलिफ़ सहूलियात पैदा हुई, वहीं मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल भी पैदा हो चुके थे। तो मॉडर्निज़्म जो कि खालिसतन अदब से मुतल्लिक एक तहरीक है, इस तहरीक में इसी सनती इनकलाब के नतीजे में पैदा होने वाले इंसानी मसाइल को पेश किया जाने लगा। यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसानी ज़िंदगी में पेश आने वाले हादसात को मौजू बनाया जाने लगा, तो ये सब कुछ जदीदियत से मौसूम हुआ। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।